नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 और कक्षा 10 ठीक है, दोनों क्लासेस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो दोनों ही क्लास में आपके काम आएगा। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए काम आएगा भैया। हमारे इस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि जो हमारी आकृतियां होती हैं, जो फिगर्स होती हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया और उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया होता क्या है और वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही पता लग रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस। ऐसा डायग्राम यानी कि ऐसी आकृति जो जिस सरफेस से मिलकर बनती है ना। उसे बनाने के लिए जिस सरफेस की जरूरत आपको पड़ती है बस उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वही तो उसका सरफेस क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम का मतलब होता है वो जो भी आकृति आपके पास है वो कितनी चीज कंटेन कर सकती है, यानी कि कितनी चीज अपने अंदर ले सकती है, वो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कहलाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। हर एक आकृति, क्योंकि सबका डिजाइन अलग अलग होता है, अगर डिजाइन अलग अलग है तो मेरे भाई सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी तो अलग अलग होना है, क्योंकि उनकी आकृति का जो डिजाइन है यानी कि जो शेप है वो सबकी अलग अलग है, तो सब कुछ अलग अलग ही होना है। तो सबसे पहले हम जिस एक टॉपिक की बात करते हैं मेरे भाई, वो है सबसे पहले है घन। घन बजा देंगे आज, जिसे आप बोलते हैं क्यूब। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी आकृतियां जो इस आकार की होती है ना, जो शेप में होती है। आपने अगर अपने आसपास देखा होगा, एक क्यूब होता है ना, क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, एक जैसा आपने खेला होगा लूडो। लूडो का जो गिट्टा होता है वो मेरे भाई घन के आकार का होता है, यानी कि क्यूब की शेप का होता है। कुछ इस तरीके से आप उसकी शेप बना लेंगे, क्योंकि जब तक आप शेप को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो निकाल ही नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आकृति होती कैसी है, फिर आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि खेला किस किस चीज का है। ये एक्चुअली में एक डब्बा है ना। मान लीजिए एक डब्बा है गत्ते का, है ना। हमारे पास एक कार्टन होता है ना, जैसे दवाई वाले डिब्बे होते हैं, वो एक डिब्बा है। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का डिब्बा है। कैसा? इसकी जो लेंथ और जो ब्रेथ और जो हाइट है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मेरे भाई तीनों चीज बराबर है। तीनों चीज क्या है? बराबर है, सेम है। ये वाली जो चीज है, इसकी लंबाई हमने मान ली ये भी ए है, जो उसकी चौड़ाई है वो भी मेरे भाई ए है, और जो उसकी ऊंचाई है मेरे भाई वो भी ए है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घन यानी कि क्यूब बोलते हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी आपस में क्या होंगी मेरे भाई? इक्वल होंगी। उसे कहेंगे हम घन। अब सबसे पहले हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसके डायग्राम को अपने दिमाग में सोचो कि किस तरीके से है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चीजें इस शेप में होती हैं। तो एक डिब्बा हम उठा लेते हैं। अगर आप उस डिब्बे को बनाने की बात करेंगे तो मेरे भाई उसमें 6 दीवारें लगी हुई। आपका जो कमरा है, देखिए 4 तो उसमें दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक नीचे का हिस्सा यानी कि बेस होता है। अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मेरे भाई सब कुछ बराबर है, तो इसका मतलब वो सारे के सारे पृष्ठ यानी कि वो सारी की सारी दीवारें जिनसे मिलकर वो हमारा कमरा बना है, छत और नीचे के बेस सहित, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 6 पृष्ठ हो जाएंगे ना। 4 दीवारें, एक छत और एक नीचे, कुल मिलाकर 6 पृष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि इनकी तीनों चीज बराबर है तो उसका मतलब सारे पृष्ठ जितने भी है सबका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाना है। ठीक है, तो एक पृष्ठ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो एक पृष्ठ को देखिए बाहर निकाल लेते हैं पहले। यहां पर कुछ इस तरीके से आपने से बाहर निकाल लिया। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, सारे पृष्ठ इसी शेप में होंगे। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो ये इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका एरिया होगा मेरे भाई ये वाला। तो एरिया क्या होता है? इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि भुजा, यानी कि जो उसकी साइड है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, वही उसका क्या हो जाएगा? एरिया। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है मेरे भाई। ठीक है, तो हमारा जो क्यूब है, क्यूब का जो
पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसे हम सरफेस एरिया बोलेंगे SA, वो इज इक्वल टू होगा 6 इंटू भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, क्योंकि साइड सारी इक्वल हो जानी है तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर हम उस भुजा को A मान लेते हैं तो 6 इंटू A का स्क्वायर। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, 6 इंटू A स्क्वायर यानी कि उसकी भुजा का स्क्वायर कर देना है आपको। अब क्वेश्चन पे कई बार डिपेंड करता है कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। मान लिया वो कह देगी कि एक हमारे पास एक डिब्बा है, उसका ऊपर का हिस्सा खत्म है, यानी कि ऊपर का हिस्सा हटा दीजिए, तो उसका मतलब उसमें 5 प्रश्न बच जाएंगे। अगर वो कहेगा कि डिब्बा ऐसा है कि सिर्फ उसमें 4 पार्ट उसकी दीवारें हैं, ऊपर से और नीचे से खाली है, तो 4 प्रश्न बचेंगे। तो आपके क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जो पूछेगा उसी का जवाब दीजिए। 4 प्रश्न कह रहा है 4 का सूत्र लगाइए, 5 कह रहा है 5, 6 कह रहा है 6, ठीक है। तो एक कंबाइंड फॉर्मूला बन गया, आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। अब हम चलते हैं इसके वॉल्यूम पे। घन का आयतन, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। अगर आपने इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले ही लर्न कर लिया ना मेरे भाई, फॉर्मूले ही लर्न कर लिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आपने फॉर्मूले में ही याद करने में दिक्कत हो रही है, उसमें ही कुछ गलती कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहा है। इसलिए अपनी कॉपी और पेंसिल उठाइए और जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ उन्हें लिखते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। चलिए, घन का आयतन, आयतन का मतलब इसके अंदर कितनी कोई चीज आ सकती है, ये कितनी चीज को कंटेन कर सकता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है, उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं V से। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि घन का आयतन आपके पास होगा इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, भुजा यानी कि साइड गुना साइड और गुना साइड। एक तरीके से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ही काम कर रहा है। हम यहाँ भुजा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल है तो उसे भुजा गुना भुजा ही लिख सकते हैं, यानी कि भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सॉरी है ना, 3 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, यानी कि साइड की पावर हो जाएगी 3। ये आपका कंबाइंड फॉर्मूला गया घन का, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम और क्यूब का सरफेस एरिया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है वो है मेरे भाई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। क्यूबॉइड की शेप ऐसी होती है देखने में, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट का मतलब इनमें से कम से कम एक चीज अलग होगी। 2 आपस में सेम हो सकती है, लेकिन तीनों में से कम एक अलग होनी चाहिए। तीनों अलग होंगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो शेप तो कुछ इसी टाइप से रहेगी, जैसे आपके पास एक डिब्बा है, ये कुछ इस तरीके से मेरे भाई बना देते हैं हम। ये देखिए बहुत ही सिंपली लीजिए, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये मेरे भाई इसकी ऊंचाई है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये भी एक डिब्बा ही है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो फॉर्मूला उससे थोड़ा डिफर तो होना ही है। देखिए निकालने का तरीका वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। क्या, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया SA इज इक्वल टू, देखिए जिस तरीके से वहां 6 पृष्ठ थे, यहां भी 6 पृष्ठ होंगे भाई। जो उसका आकार, जो देखने में उसकी शेप है, वो तो ऐसी ही है, बस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो अलग हुई है। अब जो 6 पृष्ठ हैं, आप एक कमरे को दिमाग में इमेजिन कीजिए, है ना, आंखें बंद करिए, इमेजिन कीजिए ये एक आपका कमरा ही है, जिसमें क्या है, आमने सामने की दीवारें आपस में इक्वल होती है। ये दीवार इस दीवार के इक्वल क्षेत्रफल में, वो दीवार सामने वाली दीवार के इक्वल, और जो छत है वो उसके बेस के एरिया के इक्वल होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक दीवार का निकालेंगे तो सामने डबल दीवार हो जाएंगे ना, एक जैसी 2 दीवार हैं, तो हमारा क्या करना पड़ेगा, एक एक दीवार का निकालते जाएंगे। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है
इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई गुना इसकी चौड़ाई, L गुना बी, L गुना बी, क्योंकि इसके ही जैसा ऊपर का भाग होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा मेरे भाई। चलिए प्लस इसका और ऊपर वाले का काम खत्म। अब इसकी बात करते हैं, दिस वन। जब आप इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये देखिए, एक साइड इसकी ये रही और एक साइड ये रही, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया इस साइड का है उतना ही इस सामने वाली साइड का हो जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए सभी क्या ले लेंगे, डबल ले लेंगे। प्लस बचा कौन सा, देखिए सामने वाला और जस्ट इसके सामने वाला। आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये खाली है, जितना ये होगा उतना इसके सामने वाली दीवार का होगा मेरे भाई, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली जो दीवार बच रही है इसका देखिए, अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये साइड इंटू ये साइड, तो ये तो आपको नजर आ रही है h, और ये साइड कितनी है मेरे भाई, l, तो l गुना h, और क्योंकि ये भी डबल होना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर सबसे आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, एल बी बचेगा यहाँ से, बी एच और एच एल, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा। 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अंदर रहेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, कॉन्टिन्यूसली चलेंगे, एक चेन बन गई, एल बी बी एच एच एल। तो ये क्या है, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि सरफेस एरिया है किसका, घनाभ का, यानी कि क्यूबॉइड का। अब हम निकालेंगे इसका आयतन, क्यूबॉइड का आयतन मेरे भाई, वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा बी गुणा एच, क्योंकि वहां पर इक्वल थे इसलिए भुजा के क्यूब हो गया था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, इसलिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा L इंटू बी इंटू एच। तो L बी एच, ये आपका फॉर्मूला बन गया है घनाभ के आयतन का, यानी कि घनाभ के वॉल्यूम का। देख लीजिए, दोनों आकृतियों को ध्यान से निहारिए, देखिए क्या किया गया है, और उनके फॉर्मूले सामने अपनी बुक में लिख लीजिए, यानी कि अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए 2 आकृति आपके सामने हो चुकी हैं। अब कई बार इन आकृतियों के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कि भाई ये जो आपके पास एक आकृति है, घनाभ के आकार की एक आकृति है, उसमें ऊपर का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब 5 पृष्ठ बचेंगे। जो 5 पृष्ठ बचेंगे उनका एरिया आप निकाल देंगे बहुत इजीली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसमें जो छोड़ना है वो आप छोड़ देंगे, बाकी को फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा अभी आपके पास, क्योंकि कई सारी आकृतियां हैं, कई सारी फिगर्स हैं जो आपको बतानी है, इनके आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के फॉर्मूले रट लेने हैं विद थिंकिंग। डायरेक्ट रटना नहीं है कि ये लिखा हुआ है, समझना भी है मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, घन और घनाभ के बाद अब हमारे पास आया है सिलेंडर, यानी कि बेलन। बेलन सिलेंडर, इस तरह वहां सरफेस एरिया था, इसी तरह यहां से सरफेस एरिया, लेकिन ये थोड़ी सी जो फिगर है उससे थोड़ी सी अलग है। आप इसको देखने से सोच पा रहे हैं कि किस तरीके की फिगर है। ये एक पाइप है ना, आप पाइप ले लीजिए, बिल्कुल प्लेन उसे काट लीजिए, दोनों सिरे उसके एकदम से प्लेन, वो आपका सिलेंडर होता है, यानी कि बेलन होता है। आप क्या देखेंगे, उसका जो किनारे वाला हिस्सा है वो गोले, देखिए मैं एक बुक ले लेता हूं यहाँ पर। देखिए भैया, अगर हम इसे ले लें, कुछ इस तरीके से घुमा के एक आकृति बना ले गोल, है ना। देखिए मैंने एक बुक ली है ये, इसे मैं अगर इस तरीके से घुमा लूंगा गोल, तो उसका ये वाला जो सिरा है बिल्कुल गोल है, ये वाला सिरा भी बिल्कुल गोल है, और इसी गोलाई में पूरा की पूरा आकृति चली गई आगे तक। तो इस तरीके की आकृति आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी देखते हैं। उन्हीं में से एक आकृति है, पाइप ले लेते हैं, उस पाइप को ही हम बेलन बोलते हैं, वो बेलन के आकार का होता है। अगर उसका ये वाला सिरा गोल है, तो गोल चीज है तो उसका मतलब उसकी रेडियस भी होगी, यानी कि आर उसके अंदर मौजूद होगा। तो रेडियस को हम मान लेते हैं आर। ये जो इसकी लेंथ है, अगर ये पाइप है तो अगर हम इसे सीधा कर देंगे, खड़ा कर देंगे, तो इसकी हाइट बन जाएगी। उसे हम किससे डिनोट करेंगे मेरे भाई, एच से डिनोट कर लेंगे। ये आपकी हाइट हो जाएगी। ध्यान से समझ लीजिए, एक पाइप है, उस पाइप क्योंकि उसका जो एक शेप होगा ना वो गोल शेप में होगा, गोल आकृति चली जाएगी होते 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 होते, है ना। अब अगर वो गोल है तो उसके अंदर एक त्रिज्या भी होगी, यानी कि एक रेडियस होगी, उसे हमने क्या मान लिया है आर, और उसकी जो लेंथ है उसे हमने मान लिया उसकी हाइट, यानी कि एच से डिनोट कर दिया।
अब इसका पहला फॉर्मूला आपके पास आएगा भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप बोलते हैं सरफेस एरिया। चलिए अब आप अपने दिमाग में सोचिए इस आकृति को, वो जो पाइप बनाया उसे बनाने में कितनी प्लास्टिक लगी है, कितनी प्लास्टिक लगी है गोल चारों तरफ। यानी कि अगर आप उस प्लास्टिक के पाइप को बीच में से काट दे बिल्कुल सीधा, खोल के एक सीट बना दे उसकी, तो आप देखेंगे वो एक बिल्कुल चादर जैसा प्लेन यानी कि आयताकार या चौकोर एक आकृति बन जाएगी अगर आप उसे काट कर खोल दें। तो वही तो पृष्ठ है जिस पृष्ठ से वो मिलकर बना है। तो उसका क्षेत्रफल मेरे भाई होता है बेलन का 2πr/h। सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। 2πr तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल की जो परिधि होती है, जो उसका सरकमफेरेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसका मतलब जब ये नीचे से गोल है तो उसकी परिधि तो है, परिधि तो आगे होती जा रही, परिधि तो होकर आगे होते जा रही, कितने आगे होते जा रही, h तक जा रही है। तो अगर इसकी परिधि को हम h हाइट तक ले जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बन जाएगा 2π इंटू 2πr में आप किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, h की, यानी कि उसकी हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे। उन दोनों से मिलकर ही हमारा एक फॉर्मूला बना है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया 2πr/h मेरे भाई। अब इसमें एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूला आएगा जिसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी संपूर्ण नहीं था, ये खोखला पाइप था, खोखला तो है ही। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पाइप को ऊपर से भी बंद कर दे रहे हैं, नीचे से भी बंद कर दे रहे हैं, उस पर ढक्कन लगा दे रहे हैं। तो जो ढक्कन आप उसके ऊपर लगाएंगे वो भी तो गोल शेप में लगेगा, गोल शेप में। इसका मतलब जब आप उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ढक्कन का एरिया आपको अलग से निकालना पड़ेगा, इस वाले का भी जितना एरिया इस वाले ढक्कन को होगा उतना ही एरिया दूसरे वाले ढक्कन का है ना। वापस बुक उठाते हैं ऐसे ही, ये आपकी गोल बुक है। इस बुक को अगर हम इधर से बंद कर दें, बिल्कुल इस पे यहाँ पेज चिपका दें, यहाँ पर चिपका दें, तो भैया बंद हो गया ना। बंद का मतलब इसमें एक पृष्ठ एक्स्ट्रा और जुड़ गया इधर और एक पृष्ठ जुड़ गया एक्स्ट्रा इधर। तो यानी कि जब इसका संपूर्ण पृष्ठ हम निकालेंगे तो उसमें ये दोनों पृष्ठ का एरिया आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ पर आप चलते हैं, ये तो उसमें आना ही आना है क्योंकि इस पृष्ठ से मिलकर वो बना था आपका। प्लस अब जो पाइप के निचले सिरे पर एक अलग सा आप एक्स्ट्रा पृष्ठ जोड़ेंगे, वो क्योंकि गोल होगा और गोल का एरिया होता है πr², क्योंकि रेडियस आप पहले से r मान चुके हैं। जितना एरिया इधर वाले पार्ट का होगा उतना ही एरिया ऊपर वाले का होगा, इसलिए डबल हो जाएगा 2πr²। आप दोनों से 2πr को कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा h+r, ठीक है, h+r। देखते जाइए हम क्या करते जा रहे हैं। ये था हमारा बेलन, उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और फिर उसके बाद हमने उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाला। ध्यान से मैंने समझा दिया है आपको। अब हम चलते हैं इसके आयतन पे यानी कि वॉल्यूम पे। आयतन मेरे भाई V, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर कितनी चीज आएगी, कितना ही कंटेन कर सकता है। इसके अंदर कुछ भी डाले, पानी डाले, दूध डाले, तेल डालिए, ठीक है, जो भी आप डाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपके पास होगा πr²h, πr²h यानी कि जो सर्कल का एरिया होता है गोल, ठीक है। क्योंकि जो नीचे पृष्ठ रखा है वो बिल्कुल गोल है, उसी के तो ऊपर डलता जाएगा मटेरियल, कहां तक जाएगा, h हाइट तक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया होता है πr, इसका जब आप इसमें डालते जाएंगे तो कितनी हाइट तक पहुंचाना है, h तक, तो इसलिए इसका वॉल्यूम बन जाएगा πr²h, ठीक है। यह है सिलेंडर का वॉल्यूम। इसके बाद आपके पास आएगा मेरे भाई शंकु यानी कि कोन। वापस वही पहले कोन की फिगर देख लेते हैं मेरे भाई क्या होती है। आपने अगर देखा हो जोकर की टोपी को तो बस वही तो होता है शंकु, जोकर की टोपी, जोकर की टोपी। अब क्योंकि जोकर की टोपी आपने देखी होगी भाई, नीचे से तो गोल होती है क्योंकि हमारे सर पे रखे रहेगी तो वो हिस्सा उसका गोल रहेगा। गोल रहेगा तो उसका मतलब उसमें रेडियस भी रहनी है, तो उसका मतलब उस रेडियस को हमने मान लिया है r। अब देखिए आप इसमें ध्यान से, अगर आप जोकर की टोपी को देखेंगे तो एक हाइट तो बिल्कुल सीधे वाली होगी, एक हाइट उसकी क्रॉस वाली होगी, क्योंकि तिरछी भी तो होगी ना इधर से। तो दोनों हाइट है लेकिन दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि तिरछी ऊंचाई हो जाएगी ये सीधी वाली, तो सीधी वाली ऊंचाई को हम मान लेंगे h और जो तिरछे वाली ऊंचाई उसे डिनोट करेंगे l।
लेटेंट हाइट कहलाती है। सीधी वाली हाइट को एस से डिनोट करेंगे, जो तिरछे वाली यानी कि थोड़ी तिरछे वाली हाइट है वो कहलाएगी लेटेंट हीट, यानी कि हीट कह रहा हूँ सॉरी, हाइट एल। तो यहाँ पर आपके पास तीन चीज होगी, इसका जो बेस है क्योंकि गोल है उसकी रेडियस होगी आर, ये सीधे वाली हाइट है ये कहलाएगी एच जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है एकदम से, और ये जो तिरछे वाली हाइट है इसे डिनोट करेंगे एल से। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री बन गया है यहाँ पर, और 90 डिग्री एंगल के कारण ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ हम एक रिलेशन बना सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी जरूरत मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर्मूले की, कई बार हमें क्वेश्चन में एच और आर दिया जाएगा तो हमें वहाँ एल की जरूरत पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पहले एल निकाल लेंगे फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू मेरे भाई आएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे सेफ रख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत हमें जब क्वेश्चन करेंगे तब पड़ेगी। अब आते हैं फॉर्मूले पे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि किस सरफेस से मिलकर बना है। बहुत ही सिंपल, आप देख पा रहे हैं इसे बनाने में ये जो गोल वाला ऊपर से नीचे तक ये टोपी को बनाने में जो कागज लगा है वही तो इसका सरफेस एरिया है। उसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा भैया पाई आर एल, पाई आर एल। तभी तो मैंने एल आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो पहले आपको एल इस फॉर्मूले से निकाल लेना और फिर निकाल कर यहाँ रख देना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू, संपूर्ण पृष्ठ में ये तो पृष्ठ आना ही आना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना पाई आर एल। अब इसमें एक पृष्ठ एक्स्ट्रा बढ़ गया जो नीचे वाला इसका गोल हिस्सा था, नीचे वाला जो जोकर की टोपी नीचे से गोल होगी लेकिन वहां से तो खाली होती है, तो खाली ना रखकर हम उसे बंद कर देते हैं। उसके गोल हिस्से पे एक और ऊपर से ढक्कन लगा देते, तो ढक्कन लगेगा ऊपर वो भी तो गोल ही शेप में लगेगा। अगर गोल शेप में लगेगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस हमने नीचे आर मानी हुई है तो उसके ऊपर जो भी गोल भाग लगेगा उसकी भी रेडियस आर ही हो जाएगी और उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल होगा मेरे भाई। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, कंप्लीट एरिया हो जाएगा पाई आर को माना जाएगा एल प्लस आर। नोट करते चलिए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है। अगर आपने इस चैप्टर में फॉर्मूले याद कर लिए, देखिए ये चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नाम से दोनों क्लासेस में आपको चैप्टर मिलेंगे। और अगर आपने इन्हें ध्यान से इसके फॉर्मूलाज को लर्न कर लिया ना मेरे भाई तो क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं, क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं। तो ये आपका बेलन और शंकु हो चुका है। वीडियो को पॉज करिए, सब कुछ फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, समझिए कि फॉर्मूले कैसे आए हैं, है ना। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि कैसे आया, फिर अपने क्वेश्चन में इन्हें यूज करेंगे बहुत ईजीली। नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ क्योंकि एक दो आकृतियां हो रही है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है घन हो चुका, घनाभ हो चुका, बेलन हो चुका, शंकु हो चुका, है ना। घन यानी कि क्यूब, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, बेलन यानी कि सिलेंडर एंड शंकु यानी कि कोन। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है स्फेयर यानी कि गोला, ठीक है। गोला यानी कि बॉल, देखिए गोले में और वर्त में अंतर है, यानी कि सर्कल में और स्फेयर में अंतर होता है मेरे भाई। जो आपकी सर्कल होती है ना वो 2 डायमेंशन होती है, यानी कि आपको उसको 2 डायमेंशन में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जो आपकी बॉल होती है यानी कि जो गोले की शेप में होता है वो आपका 3D होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायरेक्शन में आपको उसे मापना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम सर्कल की तरीके से बनाएंगे जिसकी रेडियस आपकी क्या है आर। हमने गोला यहाँ पर ले लिया है, यानी कि गेंद ले लिया जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है आर। अब हम सबसे पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि सरफेस एरिया निकालेंगे मेरे भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, पाई आर स्क्वायर तो आपका सर्कल का एरिया होता ही है, बस उसका 4 गुना कर देना है। पाई आर स्क्वायर आपके पास सर्कल का एरिया होता है, क्योंकि सर्कल के ही तो शेप में है मेरे भाई। सर्कल ही सर्कल, सर्कलों को आपस में जोड़ दिया और जोड़ जोड़ के हमने क्या बना दिया, गोला बना दिया, स्फेयर बना दिया।
तो जब उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी उसी की फॉर्म में होगा मेरे भाई। तो ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए इसके बाद चलते हैं हम इसके आयतन पे। आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी वी। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है हमारे स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम क्या करते हैं, बस दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको उसमें। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना इसके अंदर कोई चीज कंटेन होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आएगा अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस स्फीयर का ही हम सेमी स्फीयर बना देते हैं मेरे भाई। यहीं कहीं कट कर देते हैं, कट कर देते हैं आधा हिस्सा, कुछ इस तरीके से बना दिया हमने। चंद्रमा समझ लीजिए, आधा चंद्रमा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा मेरे भाई। एक तरबूज लीजिए, तरबूज को काट लीजिए, या एक बॉल ले लीजिए, बॉल को बीच में से काट लीजिए। कोई खराब बॉल पड़ी होगी, काट कर देख लेना। काटने के बाद आपके पास कटोरी जैसी एक शेप बन जाएगी, तो वही है अर्धगोला। आप इसे सीधा कर लीजिए, मैंने उल्टा रखा हुआ है। अगर ये अर्धगोला है तो त्रिज्या तो उसमें होनी है, क्योंकि गोले का ही तो पार्ट है, ये आर हो गया आपके पास। चलिए इसी तरह इसी के फॉर्मूले निकलेंगे। सबसे पहले आपके पास रहेगा मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखिए जब ये गोला आधा कर दिया तो सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो 2 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, कंप्लीट एरिया, है ना। अब आप कहेंगे कि गोले में तो हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि वहां सब कुछ सेम था मेरे भाई, अलग से कोई पृष्ठ उसमें लगा नहीं, सारा का सारा पृष्ठ एक ही था। लेकिन यहाँ क्या है, काटने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, बॉल को काटने के बाद उसका ऊपर का हिस्सा अलग से गोल है, तो उस पृष्ठ को भी अलग से संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, यानी कि गोल भाग है उसका एरिया आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा इस पृष्ठ में ही, इस वाले में। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस, क्योंकि जो नीचे वाला भाग कटने के बाद बचेगा वो भी तो गोल होगा, और गोल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया नहीं होता है। 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1 ही था, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, कंप्लीट एरिया होता है मेरे भाई, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं इसके वॉल्यूम पे, आयतन, आयतन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भाई जितना वॉल्यूम पहला था अब उसे आधा कर दिया तो वॉल्यूम तो आधा ही हो जाना है। पहले वो डबल था, अब उसे काट कर मैंने आधा कर दिया तो वॉल्यूम भी आधा ही हो जाना है। 4/3 है तो रह जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर आपको 5 डायग्राम बता दिए हैं, 5 वो फिगर बताई हैं जिनके आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले मैंने लिखा दिए बहुत इजीली। अगर आपने फॉर्मूलेज बहुत ध्यान से कर लिया ना तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको डायग्राम को ध्यान से समझ लेना है, फिर उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है, क्या हमें उसे जवाब देना है। ठीक है, ऐसे उठपटांग काम नहीं करना है कि क्वेश्चन देखा कि बेलन का कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नहीं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या चीज हमें दी गई है, क्या हमसे पूछा गया है। भाई एरिया पूछा है एरिया बताइए, वॉल्यूम पूछा है वॉल्यूम बताइए। ऐसे हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़कर उसका आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन को बहुत इजीली ठंडे दिमाग से, ठंड तो वैसे ही हो रही है, दिमाग आपका पहले से ठंडा हो रहा है, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो चीज उसने पूछी है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए, है ना। ऐसे कुछ भी नहीं कर देना है कि पूछा कुछ है जवाब कुछ दे रहे हैं तो नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने। 2 नंबर का सवाल है तो सिर्फ 2 ही मिलेंगे भाई, 3 नहीं देगा आपको कोई भी। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारी इन फिगर्स के फॉर्मूले हो गए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी कि आयतन। इन फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं इनके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए।
आपने देखा भी होगा, अगर आप कक्षा 10 में है तो कक्षा 9 में भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे और कक्षा 10 में भी आपको ये मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन फॉर्मूलोज के बेस पे आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि इसका एरिया बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए, एक एक नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो क्वेश्चन के लिए वीडियो आएगी वो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उस नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देख लेना मेरे भाई। चलिए गुड बाय, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए मैं आज आपको एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वैसे तो ये सब इन्फॉर्मेशन नेट पर उपलब्ध है, गूगल बाबा पर जाइए, टाइप कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान युवक बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा सुनहरा मौका आया है, ताकि वो अपने कैरियर को बना सकें, कुछ अचीव कर सकें। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार में आपको यूपी गवर्नमेंट में यूपी कांस्टेबल भर्ती निकल चुकी है 2023। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो युवा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भैया हम तैयारी में लगे हैं और वैकेंसी नहीं आ रही है, तो भाई वैकेंसी आ चुकी हैं यूपी पुलिस की। 60,244 वैकेंसियां, देखिए सामने मैंने बोर्ड पर कुछ चीजें आपको नोटिफाई कर दी हैं। टोटल पोस्ट है 60,244, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर बंदा मेहनत करने वाला है तो उसका सिलेक्शन तो निश्चित है। ठीक है मेरे भाई, इसे बता देने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं इसे बताने के पीछे मेरा कारण ये है कि मैं कंपटीशन के लिए मैथ्स की भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से तैयारी कराऊं। और अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप मैथ्स में और रीजनिंग में कहीं मार नहीं खाएंगे। चलिए पहले यहाँ आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि टोटल पोस्ट हमारे पास है 60,244। इनमें से आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वैकेंसी निकलती है कैटेगरी वाइज उनका डिवाइडेशन हो जाता है। किस प्रकार से होता है वो देखिए। इन 60,244 पोस्ट में से जो 40% पोस्ट यानी कि 24,102 के आसपास है ना, वो जो वैकेंसी है वो अनारक्षित है, यानी कि अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है उनमें कोई भी फाइट कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का बंदा फाइट करके वहां जा सकता है। अनरिजर्व्ड है, वो अनारक्षित है, 40% सीटें। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। ये नया आरक्षण चला है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि सामान्य जाति के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है ना, आर्थिक रूप से यानी कि मनी पैसे के रूप से कमजोर है, बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी पढ़ाई को, तो उनके लिए सरकार ने 10% यानी कि 10% आरक्षण दिया है। ईडब्ल्यूएस के नाम से होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसकी पोस्ट हमारे पास है 6,024, 10% ही आरक्षण होता है। इसके बाद ओबीसी जो कैटेगरी होती है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, उसकी सीटें हमारे पास है 16,264, और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 27% ये होता है। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए हमारे पोस्ट इसमें रहेंगी 12,650, जो कि 21% है हमारे पास। और जो एसटी कैटेगरी होती है ना, शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी, है ना, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में तो शायद आदिवासी एक आध जिले में है कोई, उनके लिए हमारे पास पोस्ट है 1,204, यानी कि कुल मिलाकर 2%। तो इस तरीके से इन 60,244 सीटों का डिवाइडेशन आपके सामने हो चुका है।